वेलकम स्टूडेंट, आपके अपने परिवार एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर चैनल में स्वागत है। यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि इसमें आपको हर टाइप के प्रश्न मिलेंगे और वही प्रश्न मिलेंगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जितने भी टॉपिक परीक्षा में पूछे गए हैं मैं सभी को एक एक करके इसमें कवर करवाता चलूँगा। और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस क्लास को मत छोड़ना, क्योंकि इस क्लास में बहुत कुछ कंटेंट है और वही कंटेंट है जो आपके लिए कैप्सूल के समान है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको इस क्लास को इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए हम एक एक पॉइंट को वन लाइनर के रूप में देखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, जिसके बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। और पारस्यक खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है जो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया 1687 ईस्वी में गति के 3 नियम दिए, जिसमें प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि पूछा जा सकता है कि गति के तीनों नियम न्यूटन ने किस पुस्तक में दिया, तो प्रिंसिपिया पुस्तक है। प्रिंसिपिया कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं प्रिंसिपिया, जो कि 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आगे बात करें हम लोग तो न्यूटन के द्वितीय नियम को संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईबी ऊर्जा का मात्रक होता है। पेपर में पूछा गया कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, और एक अश्वशक्ति जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है, जबकि एक जूल जो होता है वो 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। आगे बात करें तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है, जबकि एक न्यूटन जो होता है वो 10 के पावर 5 डाइन होता है। नेक्स्ट बात करें तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि पूछा गया है कि डायनमो किसमें परिवर्तन होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि माइक्रोफोन जो है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे बात करें विद्युत सेल, तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि सितार जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो इसका जो सिंबल होता है जी होता है, और इसका जो मान होता है 9.8 मीटर सेकेंड होता है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुव रेखा पर सबसे अधिक होता है। पेपर में कई बार पूछा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर क्या होता है, तो सबसे कम और ध्रुव रेखा पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है आगे बात करें तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो कितना 11.2 किलोमीटर सेकेंड होता है। अगला है चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी का 1/6 भाग होता है, ये याद रखना है, जबकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चंद्रमा पर जैसे यहाँ पर अगर किसी का भार 60 किलो है और चंद्रमा पर जाएगा तो उसका भार 10 किलो हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन पूछा जाए तो कैपलर ने किया था। और वर्षा के बूंदों का आकार जो होता है, जो गोलाकार होता है, ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ये सभी पॉइंट वही हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए गए हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। और अगर मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कर देना और अपने मित्र तक शेयर करके ये रिक्वेस्ट कर देना कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट बस यही है। देखिए हम भौतिक राशियाँ देखेंगे। भौतिक राशियाँ तो भौतिक में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है अगर पूछा जाए तो 7। कौन कौन सी? लंबाई जिसका मात्रक है मीटर, द्रव्यमान जिसका मात्रक है किलोग्राम, समय जिसका मात्रक है सेकंड, विद्युत धारा जिसका मात्रक है एम्पियर, और ताप जिसका मात्रक है केल्विन, ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा जिसकी मात्रक है मोल। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे भौतिकी में संपूरक मात्रक जो हैं वो रेडियन व स्टेरेडियन होते हैं, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, एक अदिश और एक सदिश।
अब अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके जो उदाहरण है द्रव्यमान है, कार्य है, चाल है, समय है, तापमान है और आदि। और सदिश राशि में बात करें परिणाम व दिशा दोनों होता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं बल, संवेग, वेग, त्वरण, विस्थापन, चुंबकीय तीव्रता आदि। आगे हम बात करेंगे, देखिए हम हर फैक्ट को वही बात करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। पेड़ या पौधे की शाखाओं में जल व आवश्यक लवण किस तत्व के कारण पहुँचते हैं, यह आपको याद रखना है। किसके कारण पहुँचते हैं? केशकत्व के कारण पहुँचते हैं। जो जाइलम होता है इसके द्वारा जल पहुँचता है पेड़ में, और जो फ्लोएम होते हैं इसके कारण जो उनके खनिज जो होता है वो पहुँचता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ध्वनि तरंग यांत्रिक या अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कभी कभी पूछा जा सकता है ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, तो यांत्रिक तरंगे या कभी कभी अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जा सकता है होती हैं। जो ऑप्शन में रहेगा वही प्रेफरेंस रखेंगे। जबकि गामा और यक्स व पराबैंगनी किरणें जो हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। आगे बात करेंगे हम लोग गामा किरणों की खोज तो हेनरी बेकुरल ने की थी, और जिसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। देखिए आपको ऑप्शन दिया जा सकता है गामा एक्स किरणें, ठीक है, तो इनसे पूछा जा सकता है इनमें सबसे ज़्यादा क्षमता वेधन क्षमता किसकी होती है, तो गामा किरणें की होती है, जिसकी खोज हेनरी बेकुरल ने किया है। ठीक है, आगे बात करें पराबैंगनी किरणों की खोज तो रिटर ने की है, जिसका उपयोग बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे मनुष्य का कान जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक के तरंगे सुन सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जबकि 20 हर्ट्ज आवृत्ति से कम की तरंगों को इंफ्रासोनिक तरंगे भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति से अधिक तरंगों को पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक तरंगे कहते हैं, जिसे कुत्ता बिल्ली सुन सकते हैं। ये पूछा जा सकता है, सभी को ध्यान रखना है। आगे बात करें हम तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकंड है, ठीक है, जबकि सर्वाधिक एल्युमिनियम में 6420 मीटर सेकंड होता है। उसके बाद क्रमशः कांच व लोहा में होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में है, तो एल्युमिनियम में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे है ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, जबकि सीजीएस मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। अगर एक कैलोरी बात करें तो 4.18 जूल के बराबर होता है, जबकि एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर 252 कैलोरी होता है। ठीक है, अगर एक कैलोरी की बात करें तो 4.8 जूल, और एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट की बात करें तो 252 कैलोरी के बराबर होता है। आगे बात करेंगे हम लोग तो पानी 0 सेल्सियस या 32 फ़ारेनहाइट पर जमता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि पानी कितने फ़ारेनहाइट पे जमता है, तो 32 सेल्सियस में बात करें तो 0 सेल्सियस पे, जबकि मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और जल की विशिष्ट ऊष्मा बात करें तो 1 कैलोरी ग्राम सेल्सियस होती है। पूछा जा सकता है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा कितना है, तो 1 कैलोरी ग्राम सेल्सियस। आगे बात करें तो उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। ये आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है गुप्त ऊष्मा किस में होती है, तो वो भाप में होती है, क्योंकि भाप से आप अधिक जल जाएंगे। तो ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, यहाँ दिया भी गया है। ठीक है, तो अगला है कि आपेक्षिक आर्द्रता का जो मापन होता है वह हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसे हम ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पूछा गया है कई बार कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। जबकि जो दूसरा नियम है वो ऊष्मा प्रवाहित होने की दिशा को बताता है। आगे हम लोग बात करेंगे प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होता है। पूछा जा सकता है प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होता है, तो निर्वात में होता है, जिसकी चाल है 3 × 10⁸
मीटर सेकेंड, जबकि पानी में 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर सेकेंड होता है। प्रकाश के वेग की खोज जो की थी वो रोमर ने किया था। ठीक है, आगे बात करें, डॉक्टरों द्वारा आँख, नाक, कान चेक करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है, हर वस्तु बड़ा दिखाई पड़ता है। और याद एक पॉइंट रखना है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष में भी अवतल का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। आगे बात करें, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, और जो अवतल लेंस की क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। देखिए, इसमें सभी फैक्ट दिए गए हैं, तो बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना। हम लोग प्रकाश संबंधी क्रियाएं देखेंगे अब यहाँ पे। तो रात्रि में तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है, जो कि कई बार पूछा गया है। और सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखना व पानी से भरे बर्तन में, ठीक है, पानी से भरे बर्तन में सिक्के का उठा प्रतीत होना, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। तो इन पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, और हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का निर्माण करना, और कांच का चटका हुआ भाग का चमकना आदि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ये पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, सूर्य प्रकाश में बैंगनी रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है, लेकिन लाल रंग का सबसे कम विक्षेपण होता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। आगे है, कांच में बैंगनी रंग का प्रकाश की चाल सबसे कम, जबकि लाल रंग प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। हम लोग आगे देखेंगे, लाल, हरा व नीला रंग को प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। पेपर में कई बार पूछा गया है कि प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, तो लाल, हरा व नीला को। जब दो रंग परस्पर मिलकर श्वेत रंग बनाते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहा जाता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले को रंगीन दिखाई देना प्रकाश का व्यतिकरण का उदाहरण है। ठीक है, ये पूछा कई बार गया है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला दिखाई देना और उगते सूरज का लाल दिखाई देना, ये किस कारण से होता है, तो प्रकाश के परिकिरण के कारण। देखिए, आँख संबंधी जानकारी जो कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है, हम उसे भी देखेंगे। तो आँख का कर्निया भाग नेत्रदान के लिए दिया जाता है। कई बार प्रश्न बना है कि नेत्र में कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कर्निया। जबकि आइरिस का कार्य आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सामान्य नेत्र के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। आगे बात करेंगे, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, ठीक है, जिसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, जिसमें दूर की जो वस्तु है वो, दूर की जो नज़र होती है वो क्या होती है, कमज़ोर होती है, मतलब दूर की वस्तु आप साफ नहीं देख पाएंगे। अब दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसमें पास की नज़र जो होती है कमज़ोर होती है, मतलब पास की वस्तु आप ढंग से देख नहीं पाएंगे। अब जरा दृष्टि दोष, ठीक है, या प्रिस्बायोपिया, जरा दृष्टि दोष या प्रिस्बायोपिया में द्विफोकल लेंस का प्रयोग होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कहीं कहीं जरा दृष्टि दोष को प्रिस्बायोपिया भी कहते हैं। इसमें किस लेंस का प्रयोग होता है, तो द्विफोकल लेंस का प्रयोग। इसमें ना तो दूर और ना ही पास की वस्तु दिखाई देती है, इसलिए इन्हें जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। आगे है, आबिंदुकता के कारण क्षैतिज दिशा में देख पाता है। ठीक है, आबिंदुकता के कारण क्षैतिज दिशा में देख पाता है, जबकि ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है। इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। कभी कभी आपसे प्रश्न बनेगा, क्षैतिज दिशा में देख पाना और ऊर्ध्व दिशा में न देख पाना किसके कारण होता है, तो आबिंदुकता के कारण। ठीक है, और इसमें कौन सा लेंस प्रयोग होता है, तो बेलनाकार लेंस प्रयोग होता है। और आगे है, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस में लाल व हरे रंग की पहचान इंसान नहीं कर पाता है।
ठीक है, पूछा जा सकता है। देखिए वर्णांधता जो होता है ये जन्मजात भी होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसमें किस कलर को पहचानने में सबसे बड़ी समस्या होती है, तो लाल व हरे रंग कलर को। आगे हम लोग देखेंगे तो सबसे अच्छा जो चालक होता है वो क्या होता है, चांदी। और इसके बाद चांदी के बाद क्या होता है, तो तांबा। ठीक है, नेक्स्ट है प्राथमिक सेल। तो जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, वही प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इनके उदाहरण जो हैं लैक्लाम्से हैं व डेनियल सेल है। ठीक है, द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, तो जो रिचार्जेबल होते हैं, जिसका प्रयोग वाहनों व इमरजेंसी लाइटों में होता है, तो चार्ज करने के बाद दोबारा चलते हैं, उन्हें हम द्वितीयक सेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसी चालकता का मापक जो होता है वो ओम होता है। ठीक है, ओमो व सीमेन होता है। आगे बात करेंगे चुंबकीय पल्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। और चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वह होता है टेस्ला। अमीटर का जो प्रयोग होता है वो विद्युत धारा को मापने के लिए होता है। ठीक है, पूछा गया विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अमीटर का। आगे बात करेंगे घरों में सप्लाई की जाने वाली विद्युत धारा 220 वोल्ट व उसकी आवृत्ति जो होती है वो 20 हर्ट्ज होती है। कई बार पूछा गया घरों में सप्लाई की जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज, दोस्त 50 हर्ट्ज होती है। वोल्ट बात करें तो 220 वोल्ट आवृत्ति होती है। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज तार का निर्माण। ठीक है, किस धातु से होता है, तो मिश्रित धातु होती है विद्युत फ्यूज तार में। टिन व शीशा से ये तार बना होता है। देखिए हम परमाणु के कण से संबंधित सभी फैक्ट को देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में ईस्वी में किया था, जिसका द्रव्यमान 9.10 × 10⁻³ किलोग्राम आवेश ऋणात्मक होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने की, जिसका द्रव्यमान 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम और इसका जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में चैडविक ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है पाई मेसान कण की खोज बात करें तो 1935 ईस्वी में युकावा ने की, जिसमें धनात्मक व ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। पाई मेसान भी अब प्रश्न ज़्यादा बनने लगे हैं, तो इसकी खोज युकावा ने किया था और इसका जो आवेश होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होता है। आगे बात करें वैसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रोटॉनों में, ठीक है, जो परमाणु होता है इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इन्हें समस्थानिक या आइसोटोप भी कहा जाता है। ठीक है, और किसी परमाणु का जो परमाणु भार होता है उसमें जो उपस्थित होता है वो प्रोटॉनों की संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या की योग का होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि सूर्य की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे हम लोग देखेंगे तो परमाणु बम का आविष्कार 1945 ईस्वी में रॉबर्ट ओपेनहीमर व ऑटो होर्न ने किया। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अल्टीमीटर का प्रयोग विमानों की ऊंचाई मापने और एनीमोमीटर का प्रयोग वायु की गति के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें कार्डियोग्राम, पेसमेकर व ईसीजी का जो प्रयोग होता है वो मनुष्य की हृदय गति की जांच से होता है। ठीक है, जांच के लिए होता है हृदय गति। जबकि जो क्रोनोमीटर का प्रयोग होता है वो समुद्री जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए होता है। आगे बात करेंगे ईईजी या इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ का जो प्रयोग होता है वो मस्तिष्क जांच हेतु और क्रेस्कोग्राफ का जो प्रयोग होता है वो पौधों की वृद्धि को दर्शाता है। लैक्टोमीटर की बात करें तो दूध की शुद्धता के लिए है
और गायरोस्कोप की बात करें तो ये घूमती हुई वस्तु की गति को मापता है। पायरोमीटर की बात करें तो ये उच्च ताप मापांक यंत्र है। और पॉलीग्राफ जो है ये झूठ पकड़ने की मशीन होती है। ठीक है, तो अब अधिकतर ये कई बार प्रश्न बना, उच्च ताप मापांक यंत्र क्या है, तो पायरोमीटर, और झूठ पकड़ने की मशीन क्या है, तो पॉलीग्राफ। देखिए अब हम लोग प्रमुख आविष्कार से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो रिवाल्वर की खोज किसने किया था, तो कोल्ट ने। और दूरबीन की खोज की बात करें तो गैलीलियो ने किया। और टेलीफोन की बात करें तो इसका आविष्कार ग्राहम बेल है। ठीक है, आगे बात करें स्कूटर की आविष्कार तो ब्रेडसा हैं, जबकि मोटरसाइकिल के ऑस्टिन हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना है। मोटरसाइकिल की खोज किसने किया था, ऑस्टिन ने। मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल। और साइकिल की अगर बात करें तो मैकमिलन हैं। ठीक है, रेल इंजन का आविष्कार बात करें तो जॉर्ज स्टीफेंसन हैं, जबकि भाप इंजन के जो हैं वो जेम्स वाट हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि यहाँ लोग कंफ्यूज में होते हैं कि रेल इंजन की बात किया जाए तो जॉर्ज स्टीफेंसन और भाप इंजन की बात किया जाए तो जेम्स वाट। आगे बात करें डीजल इंजन का आविष्कार तो रुडोल्फ डीजल ने, जबकि पेट्रोल इंजन का कार्ल बेंज ने किया। सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की, जो पोलैंड वासी थे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान के परिदृश्य, जो कि पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है, अगर पूछा जाए तो लिवाइसिए को जाना जाता है। ठीक है, कौन है, लिवाइसिए जो है वो रसायन विज्ञान के जनक हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था क्या होती है, तो बोस, जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है जो कि क्योंकि कई बार ये प्रश्न बने हैं। मानव शरीर में 65% क्या होता है, ऑक्सीजन, और 18% कार्बन के तत्व होते हैं। आगे बात करें तो किसी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ठीक है, और रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो कुछ ठोस पदार्थ जो गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, वो द्रव में नहीं होते हैं, सीधा वाष्प में बदल जाते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कपूर, नेफ्थलीन और अमोनिया क्लोराइड आदि। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। टिन का संकेत जो होता है वो यसियन होता है, जबकि परमाणु क्रमांक इसका 50 होता है, क्योंकि कई बार पूछा गया है। जबकि सोना का जो संकेत होता है वो येयू होता है, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। चांदी का जो संकेत होता है वो येजी होता है, इसका परमाणु क्रमांक 47 होता है। और सीसा का संकेत पीबी होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 82 होता है। ठीक है, रेडियो सक्रियता की खोज बात करें तो हेनरी बेकुरल ने की, जबकि रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया। आगे बात करें अम्ल या एसिड जो जल से क्रिया करके H+ आयन देते हैं, धनायन आयन देते हैं, और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जिसका pH मान 7 से कम होता है और स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, आगे बात करें क्षार क्या होता है, क्षार या बेस जिसका pH मान 7 से अधिक और जल से क्रिया करने पर OH- आयन देते हैं। ठीक है, ऋणायन आयन देते हैं, ये ध्यान रखना है। तो वह स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। तो 7 से जो अधिक होता है वो क्या होता है, क्षार, और जो 7 से कम होता है वो क्या होता है, अम्ल। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। और जो बिल्कुल 7 पे होता है वो क्या होता है, उदासीन। देखिए हम लोग आगे देखेंगे। तो घरों में चूना के लिए प्रयोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे COH2 का प्रयोग होता है, ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है। कास्टिक सोडा NaOH का प्रयोग जो कि साबुन बनाने में होता है, जबकि सोडियम क्लोराइड जो NaCl है, इसे सूत्र का नमक का सूत्र है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का प्रयोग खाना व सोडा अग्निशमन यंत्रों में होता है। सोडियम कार्बोनेट के बारे में बात करें तो ये Na2CO3
10H2O को जो धोने का सोडा भी कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखना है। सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा भी कहा जाता है। आगे है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, KNO3 इसका फार्मूला है। इसका प्रयोग आतिशबाजी पदार्थ में होता है। आगे हम लोग बात करेंगे तो दूध का pH मान जो होता है वो 6.4, जबकि मानव के रक्त का जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। pH का मान 0 से 14 के बीच होता है। pH 7 को उदासीन माना जाता है, ठीक है। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, जिसे हम गैल्वेनीकरण या यस्दीकरण भी कहते हैं। लोहे पर जंग लगने के बाद उसका भार में क्या होता है, वृद्धि होता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम है, तो ये बायल का नियम है। नेक्स्ट है -273.15 सेल्सियस को परम शून्य ताप भी कहा जाता है। आगे है, देखिए मैं वही फैक्ट को बात करता हूँ जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस क्लास को बिल्कुल ना इग्नोर करें। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भारों को आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। ये परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ के आवर्त सारणी 1869 ईस्वी में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तब 73 थी, जो कि वर्तमान में कितनी है, 118। पूछा जा सकता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी कब हुआ था, तो 1869 में, तब कितनी संख्या थी, तो 63, और वर्तमान में कितनी है, तो 118। आगे बात करें, मोसले की आवर्त सारणी 1913 ईस्वी में हुआ, और तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ये बताया गया। एक पॉइंट याद रखना है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग थे, ठीक है, 9 वर्ग थे, जबकि प्रथम आवर्त में क्षार धातु और अंतिम आवर्त में निष्क्रिय गैस है। आगे राजस्थान के जावर खानों से सीसा जस्ता मिलता है, ये बहुत पूछा गया है, जबकि डोगाना खानों से टंगस्टन प्राप्त होता है। टंगस्टन कहाँ यूज होता है, तो ये आपको बताना है बल्ब के फिलामेंट में, ठीक है, जो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बना होता है। आगे बात करेंगे तो टंगस्टन का जो संकेत होता है वो W होता है, जिसका प्रयोग बिजली के बल्ब में तंतु के रूप में होता है, ठीक है। और आतिशबाजी में हरा रंग का कारण क्या है, तो बेरियम धातु, और चटक लाल रंग जो है ये स्ट्रांशियम, ठीक है, स्ट्रांशियम के कारण होता है। सबसे भारी धातु बात करें तो ओस्मियम है, और वो सबसे हल्की धातु की बात करें तो लिथियम है। प्याज व लहसुन में जो गंध आती है वो किसके कारण होता है, तो पोटेशियम के कारण होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक आघातवर्ध धातु क्या है, जो कि तन्य जिसे कहा जाता है, सर्वाधिक तन्य धातु क्या है, तो सोना और चांदी होता है। विद्युत हीटर की जो तार का निर्माण होता है वो किससे बना होता है, तो नाइक्रोम से बना होता है। टाइटेनियम को स्ट्रेटेजिक धातु भी कहा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है टाइटेनियम का दूसरा नाम क्या है। देखिए आगे बात करें तो आवर्त सारणी में 22 अधातु तत्व हैं, जिसमें 11 गैस, 1 द्रव और 10 ठोस होते हैं। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिन्हें अधातु कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा जा सकता है एक द्रव है जिसे अधातु कहा जाता है, तो क्या है, ब्रोमीन। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं, जिसका फार्मूला है D2O। जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड लवणों के कारण होती है, ठीक है। कई बार पूछा गया है कि जल में जो अस्थायी कठोरता होती है किसके कारण होती है, तो कैल्शियम व मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण, जिसे परम्यूटेट विधि से दूर किया जा सकता है। ये भी कई बार पूछा गया है कि जो अस्थायी कठोरता है इसे किस विधि द्वारा दूर किया जा सकता है, तो परम्यूटेट विधि द्वारा।
जल में अस्थायी कठोरता का जो कारण होता है वो कैल्शियम व मैग्नीशियम के कारण होता है। ठीक है, कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवणों के कारण होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। आगे बात करें तो हीरा व ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपर रूप होते हैं। विश्व प्रसिद्ध हीरा का नाम जो है वह कोहिनूर है और कुलीनान सबसे बड़ा हीरा है, ये ध्यान रखना है। कांच को काटने के लिए काला हीरा, जिसे बोल्ट भी कहा जाता है, और कार्बोनेडो का प्रयोग होता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग पेंसिल में होता है। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखना है। आर्सेनिक व एंटीमनी को उपधातु भी कहा जाता है। यह वीडियो उनके लिए है जो एक ही टाइम में पूरे टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हैं, जो केवल परीक्षा में पूछे गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आगे बात करें, दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन के स्थिरीकरण होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। और अमोनिया बनाने की विधि को हम हाइबर विधि भी कहते हैं, जो कि कई बार पूछा गया। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है इसे हम लाफिंग गैस भी और हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर और पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा कहा जाता है। दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है, जबकि चूहा विष के रूप में जिंक फास्फाइड का प्रयोग होता है। आगे हम लोग बात करेंगे तो ऑक्सीजन की खोज 1772 ईस्वी में सीले ने की, जिसका निर्माण पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण से होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को रसायनों का सम्राट कहा जाता है, जिसका निर्माण संपर्क विधि व लेडकच विधि से होता है। नेक्स्ट है, क्लोरीन का निर्माण डीकन विधि से होता है, जिसका प्रयोग पेयजल शुद्ध करने में होता है। आगे है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस क्या है, तो आर्गन है, जिसका प्रयोग विद्युत बल्बों में होता है। सर्वाधिक 27 समस्थानिक को क्या कहा जाता है, तो पोलोनियम के होते हैं, जो कि सर्वाधिक 27 जो समस्थानिक हैं वो पोलोनियम के होते हैं, ये ध्यान रखना है। देखिए कांच से क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं जो कि पूछे गए हैं। तो कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में अतिशीतित द्रव होता है। ठीक है, सोडा कांच सबसे सस्ता, जिसे सॉफ्ट कांच भी कहा जाता है, जबकि सर्वोत्तम श्रेणी का कांच जेना कांच होता है, जो कि कई बार पूछा गया है कि सर्वोत्तम श्रेणी का कांच क्या है। ठीक है, फिलंट कांच का प्रयोग बिजली के बल्ब, दूरबीन व कैमरों के कांच बनाने में प्रयोग किया जाता है, और धूप के चश्मे में बनाने में जो प्रयुक्त कांच होता है वो क्रुक्स कांच होता है। आगे बात करेंगे यूरिया। ठीक है, यूरिया का फार्मूला देख सकते हैं, इसमें लगभग 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, जो कि कई बार प्रश्न बना है कि यूरिया में कितने नाइट्रोजन होते हैं, तो 46%। कृत्रिम तरीके से प्रयोगशालाओं में निर्मित रेशों को संश्लिष्ट रेशा भी कहते हैं। ठीक है, जो कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में रेशा बनाए जाते हैं उन्हें संश्लिष्ट रेशा कहा जाता है, जैसे नायलॉन, रेयान, पॉलिस्टर आदि। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयान कहते हैं। ठीक है, आगे है प्राकृतिक रबड़, जिसे हम आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यह ध्यान रखना है, जिसे लैटेक्स कहा जाता है। आगे बात करेंगे तो गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर होने वाले प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है, जिसे पॉलीइथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, टेफ्लॉन आदि ये सभी इम्पोर्टेंट प्लास्टिक हैं, जो कि उनके एग्जाम्पल हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार आकार में ढालने के बाद पुनः मुलायम नहीं बनाया जा सकता, इसका एग्जाम्पल है जैसे बैकेलाइट। देखिए विस्फोटक पदार्थ से प्रश्न बन सकते हैं, तो RDX, जिसे हम रिसर्च एंड डेवलप्ड, ठीक है, एक्सप्लोसिव को साइक्लोट्रॉन भी कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखना है। इसे रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव को साइक्लोट्रॉन भी कहा जाता है। इसको जर्मनी में हेक्साजोन व इटली में T4 कहते हैं।
आगे बात करें टीएनजी, जिसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन इसका फुल फॉर्म है, और जो डायनामाइट में प्रयोग होता है, जिसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है टीएनटी, इसका फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोटॉल्यूएन, ये सर्वाधिक प्रयोग आने वाला विस्फोटक है। और आगे है टीएनपी, जिसे ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पीक्रिक अम्ल भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। देखिए इसमें जो अधिकतर प्रश्न बनते हैं वो आपसे जो पूछा जाता है वो टीएनजी पूछा जाता है, वो आरडीएक्स, तो ये ध्यान रखना है। कई बार पूछा गया है कि नोबेल के तेल किसे कहते हैं, तो टीएनजी को, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये ध्यान रखेंगे, सॉरी जो ग्लिसरीन, तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो विश्व की पहली एंटीबायोटिक औषधि क्या है, तो पेनिसिलिन की खोज, ठीक है, औषधि है पेनिसिलिन, जिसकी खोज एवी अलेक्जेंडर ने की थी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि मिश्र धातु में एक अवयव पारा हो तो उसे अमलगम कहते हैं, यह ध्यान रखना है। पीतल मिश्र धातु में, पीतल जो होता है इसमें कौन कौन से मिश्र होते हैं, तो कॉपर व जिंक का मिश्रण होता है, यह ध्यान रखना है, जो कि कई बार पूछा गया है। पीतल मिश्र में कौन कौन से धातु मिले होते हैं, तो कॉपर व जिंक। नेक्स्ट है कांसा में बात करें तो कॉपर व टिन का मिश्रण होता है। गन मेटल में बात करें तो जो इसका निर्माण होता है कॉपर, टिन व जिंक से बनता है। सोल्डर के निर्माण की बात करें तो इसमें सीसा व टिन का मिश्रण होता है। आगे बात करेंगे भारी जल, तो भारी जल की खोज यूरे ने व क्लोरीन की खोज सीले ने किया था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन का खोज कैंडविस व नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया। सबसे बड़ा अंडा बात करें तो शुतुरमुर्ग का होता है, जबकि सबसे ऊंचा स्तनी कौन है, जिराफ। हाइड्रोजन बम का आविष्कार बात करें तो एडवर्ड टेलर ने किया, जो कि हंगरी के निवासी थे, ये ध्यान रखना है। चलिए हम लोग धीरे धीरे जीव विज्ञान के इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। तो जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट परीक्षा में पूछे गए मैं सभी को एक एक करके कवर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने मित्र तक शेयर ज़रूर करना, अगर इस तरह क्लास अगर आप पाना चाहते हैं तो, क्योंकि बहुत टाइम बहुत मेहनत करने के बाद इस तरह वीडियो लाना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है और साथ में ड्यूटी भी करनी पड़ती है। तो इस सब जो कुछ कर रहा हूँ आपके प्यार की बदौलत कर रहा हूँ। तो और मुझे प्यार में क्या चाहिए कि आप वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में आप बताएं कि आपको नेक्स्ट क्लास कैसी चाहिए। तो चलिए हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं, जीव विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है, जबकि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1801 ईस्वी में लैमार्क व ट्रेविरेनस ने किया, ये ध्यान रखना है आपको। और वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। वर्गीकी, जिसे टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, इसके जनक की बात करें तो कैरोलिस लीनियस को माना जाता है। कवक क्या है, तो कवक की जो कोशिका की भित्ति कई बार पूछा गया है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो एक काइटिन की बनी होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस, और मेढक को जो वैज्ञानिक नाम है वो राना ट्रिगाना है। गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो बास इंडेक्स है, और धान का जो वैज्ञानिक नाम है वो अरैया सटीवा है। और मैं आपको बता दूं दोस्त कि रेलवे के लिए मैंने साइंस प्लस जीके प्लस मैथ के इन तीनों को सम्मिलित करके एक ई बुक बनाया हूँ, जो आपके लिए बहुत रामबाण ई बुक है। वो मैं आपको मात्र 39 रुपये में दे रहा हूँ। उसका ई बुक का प्राइस 100 रुपये है। अगर आपको उसे परचेज करना है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए रामबाण साबित होगा परीक्षा में। अगर आपको परचेज करना है तो 89 48 66 76 52 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं कि ई बुक आपको कैसे मिलेगी। आगे बात करेंगे कोशिका की खोज, तो 1865 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। और पादपों में कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ये भी ध्यान रखना है। प्रत्येक जीवों को कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। और कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए हम लोग अब आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि बार बार परीक्षा में बने हैं।
तो विषाणु या वायरस की खोज बात करें तो 1892 ईस्वी में रूस के वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने तंबाकू की मोज़ेक रोग पता करते समय की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। एड्स का कारण जो होता है वो HIV वायरस था, जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, ये ध्यान रखना है। जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज हॉलैंड के निवासी वान ल्यूमेनहॉक ने की, जबकि एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में जीवाणु नाम दिया। ठीक है। दूध को दही में परिवर्तन का जो कारण होता है वो कौन से जीवाणु के कारण, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। आगे हम लोग देखें तो नील हरित शैवाल भी एक प्रकार की जीवाणु है, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कवक के अध्ययन को माइक्रोलॉजी, जबकि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे DNA केंद्रक के अलावा हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ये पॉइंट याद रखना है। कई बार पूछा गया है कि DNA केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है, तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक है। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण, जबकि टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन के कारण होता है। ये याद रखना, DNA सभी आनुवांशिक क्रियाओं के संचालन करता है, जिसकी इकाई क्या होती है, जीन होती है। आगे हम बात करेंगे आनुवांशिकता के जो पितामह हैं वो ग्रेगर जॉहन मेंडल को माना जाता है, जबकि जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने सबसे पहले किया। हम लोग आगे देखेंगे अब आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग सर्वप्रथम मेंडल ने मटर के पौधे पर किया। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो 46 है, जबकि कबूतर में 80 होती है और घोड़े में 64 और कुत्ते में 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 6, जबकि चूहा में 40 होती है, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। मूंगफली को टिक्का रोग व सरसों में रस्ट और गेहूं में स्मट रोग के कारण कवक होते हैं। ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है कि जो मूंगफली में टिक्का, सरसों में रस्ट और गेहूं में स्मट रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होते हैं। कपास में कपास मालवेसी कुल का पौधा, जबकि सेब व बादाम रोज़सी कुल का पौधा होता है, ये ध्यान रखना है। देखिए, अगर पूछा जाता है भूमिगत तने के रूप में तो कंद है और ट्यूबर तना के रूप में आलू है, जबकि प्रकंद या राइजोजोम तना जो होता है वो अदरक हल्दी का होता है। प्याज के भूमिगत तने को शल्ककंद या बल्ब कहते हैं, जबकि घनकंद या कार्म तना केसर का होता है। ये सभी पॉइंट याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है। गाजर की जड़ को हम शंखरूपी और मूली की जड़ को तर्करूपी होता है, ये भी ध्यान रखना है। लीची के खाने योग्य भाग को एरिल और नारियल को भ्रूणकोश होता है। ठीक है। नारियल का जो खाने वाला भाग होता है भ्रूणकोश होता है और लीची का जो खाने वाला भाग होता है वो एरिल होता है, जबकि सेब नाशपाती का पुष्पासन होता है। देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको किसी भी प्रश्न को इग्नोर करना पड़े। अधिकतम से अधिकतम जितने भी प्रश्न हो सकते हैं मैं सभी टाइप के प्रश्न को आपको करवाना चाह रहा हूं, और ये सब अगर आपके एक बार नज़रों से गुजरेंगे तो जैसे ही परीक्षा में आप बैठेंगे और ऑप्शन को देखते ही 100% टिक कर पाएंगे। ठीक है। बस आपको इसे 2 से 3 बार रिपीट कर लेना है। अमरूद व अंगूर का जो खाने योग्य भाग होता है वो फल भित्ति और आम के मध्य में फल भित्ति होता है, ये पॉइंट याद रखना है। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन होता है वो ऑक्सिन होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी खोज डार्विन ने की। और बौने पौधा को लंबा करने वाला जो हार्मोन है वो जिबरेलिंस है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एथिलीन हार्मोन गैसीय रूप में होता है, इसका प्रयोग फल पकाने के लिए किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे विटामिन। तो विटामिन का आविष्कार 1911 ईस्वी में फंक ने किया। ठीक है। विटामिन B-C जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में।
आगे है विटामिन ए, रेटिनाल की कमी से रतौंधी रोग, ठीक है, ये ध्यान रखना है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनाल है, ठीक है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन है, जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन जो सी है इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल रासायनिक, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है, जिसके कमी से रिकेटस रोग होता है। आगे बात करेंगे विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, जिसकी कमी से जनन शक्ति कम होती है, यह ध्यान रखना है। और विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना है। सरीसृप वर्ग के तहत सांप, छिपकली, कछुआ और मगरमच्छ जो आते हैं, इनके हृदय 3 कक्षीय होते हैं। केवल मगरमच्छ जो होता है ये अपवाद में आता है, इसके 4 कक्षीय होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सरीसृप के अंडे का जो आवरण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और घोंसला बनाने वाला जो सांप होता है वो कोबरा होता है। देखिए कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेटाथीरिया के अंतर्गत बच्चे को कौन जन्म देते हैं। अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं तो कौन, तो कंगारू, ठीक है। यूथीरिया के अंतर्गत बात करें तो पूर्ण विकसित बच्चे को जो जन्म देते हैं वो कौन है, मनुष्य, ठीक है। कई बार पूछा अगर जा सकता है कि जो मनुष्य होते हैं जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं किसके अंतर्गत, तो यूथीरिया के अंतर्गत। मानव शरीर में 639 मांसपेशियाँ होती है, जिसमें सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस होती है। और पितरस का जो श्रावण होता है वो कहाँ होता है, यकृत से होता है। भोजन पाचन क्रिया मुंह से प्रारंभ और छोटी आंत में पूर्ण होती है। आगे हम लोग बात करेंगे तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, और हिपैरिन नामक प्रोटीन यकृत में होता है, जो शरीर में खून जमने से रोकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसमें इंसुलिन का स्रावण होता है। लार में टाइलिन और माल्टेस नामक एंजाइम होते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मानव हृदय का जो भार लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय से शरीर के भागों में रक्त ले जाने वाली जो रक्तवाहिनी को धमनी या आर्टरी भी कहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त होता है। एक पॉइंट और याद रखना है, जो अपवाद स्वरूप में आते हैं, जो पल्मोनरी धमनी होता है इसमें अशुद्ध रक्त होता है। शरीर के अंगों से हृदय में जो अशुद्ध रक्त लाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है, शिरा कहते हैं, ठीक है। और मनुष्य के हृदय 1 मिनट में 72 बार, जबकि भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब जो होता है 120/80 mmHg होता है। रक्त दाब को मापने वाला जो यंत्र होता है वो स्फैग्मोमैनोमीटर होता है। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं वही प्रश्न लेके आया हूँ जो परीक्षा में बार बार ये पूछे गए हैं। मैं अपने तरफ से कोई प्रश्न नहीं बनाया हूँ, ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी क्लास को इग्नोर नहीं करना है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई जो होती है, वृक्क किसे कहते हैं पहले आपको पता होना चाहिए, तो किडनी को। इसकी जो कार्यात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। मनुष्य के मस्तिष्क का विकसित जो भाग होता है वो सेरिब्रम होता है, जबकि थैलमस शरीर का जो थैलमस होता है वो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। कई बार परीक्षा में बने हैं कि शरीर के ताप को नियंत्रित करने वाला क्या है, तो थैलमस, ठीक है। मनुष्य खोपड़ी में कुल 29 अस्थियाँ होती हैं, जिसमें 14 चेहरे पर और 8 मस्तिष्क कपाल के घेरे हुए और 6 कान में होती हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, जबकि बाल्य अवस्था में 306 अस्थियाँ होती हैं, ये ध्यान रखना है। मानव की मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है, जबकि उस शरीर में रक्त को परिभ्रमण का जो समय होता है वो 23 सेकंड होता है। मांसपेशी व अस्थि के जोड़ को टेंडन कहा जाता है, जबकि अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहा जाता है। शरीर के सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ में होती है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, जो कहीं कहीं स्टेपीज भी कहा जाता है, जो कि कान में होती है।
आगे हम लोग देखेंगे तो शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। जबकि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है तो 20 होती है, जो कि कई बार पूछे गए हैं प्रश्न। टीबिया नामक हड्डी पैरों में पाई जाती है, जबकि शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। ध्यान रखना है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से। प्रोटीन शब्द का प्रयोग बार्जेलियस ने किया था और सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। इसीलिए जब प्रोटीन की कमी होती है तो अधिकतर जो डॉक्टर प्रेफर करते हैं वो सोयाबीन को। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर एवं मरासमस रोग होता है, ये ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे तो मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। मानव रक्त में 2 प्रकार का पदार्थ होता है, एक प्लाज्मा और एक रुधिराणु। ठीक है, हम लोग आगे देखें तो रक्त में लगभग 60% प्लाज्मा होता है, जिसमें भी 90% जल रहता है। ठीक है, और प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकालने पर जो बचे प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। ठीक है, रुधिराणु 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, मतलब रक्त में 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेलेट्स। तो लाल रक्त कण जो होता है इसे हम आरबीसी कहते हैं, इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, जबकि मृत्यु इसकी यकृत व प्लीहा में होती है। ठीक है, और लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन तक होता है। इसमें होमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और CO2 वापस लाना होता है। आगे बात करेंगे श्वेत रक्त कण जिसे WBC भी कहा जाता है, इसका निर्माण अस्थमज्जा में, जबकि जो इसका जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करता है, ये ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम श्वेत रक्त का है। आरबीसी WBC का जो अनुपात होता है वो 600:1 होता है। रक्त प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने से होता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में जो अनिवार्य प्रोटीन होता है वो क्या होता है, फाइब्रिनोजन। ठीक है, रक्त समूह की खोज बात करें तो लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में की थी। रक्त समूह वो के सर्वदाता, ठीक है, वो को सर्वदाता रक्त वो को कहा जाता है, जबकि रक्त समूह AB को सर्वाग्राही रक्त समूह कहते हैं। रक्त समूह वो में एंटीजन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और RH फैक्टर का पता रीसस नामक बंदर में चला था। आगे बात करें तो श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट जबकि लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कोविड-19 से संबंधित प्रश्न, क्योंकि 100% इससे भी एक प्रश्न बन सकता है। किसी को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बहुत महामारी से संबंधित बीमारी थी, तो इसलिए इसको भी हम तो इम्पोर्टेंट फैक्ट इसको देखेंगे। ठीक है, कोरोना वायरस की सर्वप्रथम पुष्टि दिसंबर 2019 में चीन के हुबई प्रांत के राजधानी वुहान में हुई थी। कोविड-19 का जो पूरा नाम है कोरोना वायरस डिजीज 19 है। इस वायरस से मानव अंग फेफड़ा प्रभावित होता है, ये ध्यान रखना है। और देश में कोरोना के कारण पहली मौत कर्नाटक तथा पहला मामला केरल में आया था। आगे बात करें तो कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा और लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। आगे बात करें तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में खोला गया, जबकि संपूर्ण भारत में पहली बार 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगाया गया। नेक्स्ट बात करें तो भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन व सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित कोविशील्ड की मंजूरी प्रदान की गई। पूछा जा सकता है कि कोवैक्सीन किसके द्वारा विकसित हुआ, कोविशील्ड, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। और फाइजर कोरोना वैक्सीन अमेरिका ने विकसित की। कोविड-19 के दौरान भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन ए व विटामिन बी की खोज मैकमुलन ने की। सॉरी दोस्त, यहाँ मैकुलन लिखा है, मैकुलन ने की। जबकि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया।
डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने की, जबकि हृदय प्रत्यारोपण की खोज क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। ठीक है। विटामिन ए शरीर के यकृत में संचित रहता है। कई बार पूछा गया है कि विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, तो शरीर के यकृत में। नारियल का तेल व ताड़ का तेल संतृप्त वसा का तेल है, यह ध्यान रखना है। आगे बात करें तो एनाटॉमी विज्ञान शरीर के आंतरिक अंगों के अध्ययन से है। ठीक है। शरीर के आंतरिक अंगों के अध्ययन से कौन सा विज्ञान है, तो एनाटॉमी विज्ञान। होम्योपैथिक के जनक हनीमैन को माना जाता है, जबकि पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जॉन साल्क ने किया। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। रोनाल्ड रोस ने मलेरिया परजीवी की पुष्टि की। कई बार पूछा जा गया है कि मलेरिया परजीवी की पुष्टि किसने किया, तो रोनाल्ड रोस ने। रॉबर्ट कोच ने टाइफाइड व कॉलेरा रोग के जीवाणुओं की खोज की, और रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने किया। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया और पेटिसिस या काली खांसी व टेटनस आदि जीवाणु क्या हैं, जनित रोग की सुरक्षा के लिए हैं। बिल्कुल ध्यान रखना, ये डीपीटी का टीका किसके लिए प्रयोग होता है, बता दे रहा हूँ। डिप्थीरिया, पेटिसिस, काली खांसी, टेटनस, तो जितने जीवाणु जनित रोग हैं उसकी सुरक्षा के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। हम लोग आगे बात करेंगे बीसीजी टीके का पूरा नाम। तो बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन होता है, जो तपेदिक रोग उपचारक में प्रयोग होता है। ठीक है। एमआरआई का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। शरीर का जो सबसे मजबूत भाग होता है वो दांतों का भाग होता है, जिसे एनामिल कहते हैं। दांतों का जो एनामिल पार्ट होता है शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अब हम लोग देखेंगे अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित प्रश्न। मैंने आपसे कहा कि मैं हर टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा जो परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो श्योर है आपको हर टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, और परीक्षा में आप आसानी से हर प्रश्न को कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 ईस्वी में विक्रम साराभाई ने किया था, ये ध्यान रखना है। 1962 ईस्वी में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना हुई। इस समिति ने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम शुरू किया। 15 अगस्त 1969 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो की स्थापना हुई। ठीक है। ये ध्यान रखना, इसरो का जो नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है। 2014 में इसरो को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 1972 ईस्वी में भारत सरकार ने अलग अंतरिक्ष विभाग व अंतरिक्ष आयोग की गठन किया। अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, जबकि मंगल के अध्ययन को एरोलॉजी कहा जाता है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र से देखेंगे जानकारी, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। इसकी शुरुआत थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण के तौर पर 1962 में हुई, और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जिसे एसईसी कहा जाता है, ये अहमदाबाद में स्थित है। जबकि सार या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में 1971 में स्थित हुआ है, और इसरो के सैटेलाइट लॉन्चिंग ये रेंज है। नेक्स्ट है सार श्रीहरिकोटा का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो 2002 में रखा गया, और इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में स्थित है, जिसका प्रमुख केंद्र बालनगर में है, और देहरादून स्थित है भारतीय दूर संवेदी संस्थान इसका प्रमुख अंग है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख भारतीय उपग्रह से संबंधित प्रश्न। तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के बैंकानूर अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। ठीक है। भारत का जो प्रथम उपग्रह वो क्या था, आर्यभट्ट था। कब किया गया, 19 अप्रैल 1975 को। कहाँ से, तो सोवियत संघ के बैंकानूर अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है। इसमें इंटर कॉस्मॉस नामक प्रक्षेपण यान का प्रयोग हुआ। आर्यभट्ट अंतरिक्ष अभियान के तहत 3 लक्ष्य रखे गए थे, वायु विज्ञान, सौर भौतिकी और यक्ष किरणें। जब एग्जामिनर को थोड़ा सा पेपर मॉडरेट बनाना होता है तो वो सीधा सीधा आर्यभट्ट ना पूछ लेता है कि आर्यभट्ट अंतरिक्ष अभियान के तहत 3 लक्ष्य क्या थे।
आगे बात करेंगे तो भारत का जो दूसरा उपग्रह है वो भास्कर फर्स्ट है। इसका प्रक्षेपण बैंकानूर अंतरिक्ष केंद्र से 7 जून 1979 में किया गया। 1980 में रोहिणी आरएस फर्स्ट उपग्रह भारतीय भूमि से प्रक्षेपित होने वाला प्रथम उपग्रह था, जिसके लिए श्रीहरिकोटा से LLB थर्ड प्रक्षेपण यान का प्रयोग हुआ था। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल था, जिसका प्रक्षेपण 1981 में कोरू अंतरिक्ष केंद्र से एरियन प्रक्षेपण यान से किया गया। आगे बात करें तो भारत का जो प्रथम मौसम उपग्रह मैटसेट का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से PSLV C4 प्रक्षेपण यान से किया गया। शिक्षा कार्य क्षेत्र में प्रयोग दुनिया का पहला उपग्रह एजुसैट था और भारत का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट कोर्टेसैट फर्स्ट था। ठीक है। GSAT-17 भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है, जिसका प्रक्षेपण 2019 में हुआ। इन सभी पॉइंट को जो मैं बता रहा हूँ फैक्ट है, इन सभी को ध्यान रखना है आपको। देखिए हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट। तो 1983 में स्थापित इनसैट प्रणाली एक बहुउद्देशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली है। इसका प्रयोग घरेलू दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण, मौसम संबंधी जानकारी व भू सर्वेक्षण के लिए किया जा रहा है। मंगल मिशन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे तो 5 नवंबर 2013 को इसरो ने PSLV C-25 प्रक्षेपण यान के माध्यम से श्रीहरिकोटा सतीश धवन का प्रक्षेपण केंद्र से मंगल मिशन लॉन्च किया। ठीक है। और इस मिशन का नाम मार्स ऑर्बिटर मिशन या मार्स रखा गया, जो 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश हुआ, जिसकी कुल लागत 450 करोड़ रुपए थी। ठीक है। भारत अपने पहले अभ्यास में मंगल में पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया तथा मंगल में पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसरो ने 2024 तक मंगलयान 2 प्रक्षेपण का भी लक्ष्य रखा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये ध्यान रखना है कि जो भारत अपना मिशन भेजा वो पहले ही बार में ये सफल हो गया, और जितने देश भेजे वो पहली बार में कोई सफल नहीं हुआ था। ये पॉइंट याद रखना है कि पहले अभ्यास में पहुंचने वाला मंगल पे कौन है, तो विश्व का पहला देश है भारत। तथा मंगल पे पहुंचने वाला अगर बात करें कि इसके पहले कितने देश पहुंच चुके थे, तो 3 देश पहुंच चुके थे। देखिए चंद्रयान मिशन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम लोग अब देखेंगे। तो भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट था, जो 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C-11 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया, जिसका प्रक्षेपण विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से हुआ। ठीक है। भारत का चंद्रयान फर्स्ट विश्व के कुल चंद्र मिशन का 68वां अभियान था, ये ध्यान रखना है। और भारत का दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 था, जो 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित हुआ। और चंद्रयान 2 प्रक्षेपण के लिए GSLV MK थर्ड प्रक्षेपण यान का प्रयोग हुआ, और चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। चंद्रयान 3 का लक्ष्य 2021 तक प्रक्षेपण करने का रखा गया था। देखिए अब हम लोग देखेंगे भारत के परमाणु विद्युत ग्रह, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे भी प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, यह आप लोगों को पता है। तो भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की शुरुआत 1987 ईस्वी में हुई, और भारत का पहला परमाणु विद्युत ग्रह तारापुर महाराष्ट्र में, जो कि यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका के सहयोग से 1969 ईस्वी में स्थापित हुआ, जो 320 मेगावाट का था। और भारत का दूसरा परमाणु विद्युत ग्रह रावत भाटा राजस्थान में कनाडा की सहायता से 1972 में स्थापित हुआ, जो 440 मेगावाट का है। और कलपक्कम विद्युत ग्रह की स्थापना 1983 में तमिलनाडु में किया गया। आगे बात करें तो नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना 1991 में ईस्वी में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में किया गया। और कैगा विद्युत ग्रह की स्थापना कर्नाटक में किया गया। काकरापारा, ठीक है, काकरापार विद्युत ग्रह की स्थापना सूरत गुजरात में की गई। आगे बात करें तो कुडनकुलम परमाणु विद्युत ग्रह की स्थापना तमिलनाडु में रूस की सहायता से किया गया था। अब हम लोग देखेंगे परमाणु रिएक्टर से संबंधित सभी प्रश्न को। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा का निर्माण 1956 ईस्वी के ट्राम्बे में हुआ। यह ध्यान रखना है, जो पहला परमाणु रिएक्टर था वो अप्सरा था।
जिसका निर्माण 1956 में ट्राम्बे में हुआ। और भारत का दूसरा परमाणु रिएक्टर साइरस, जिसका निर्माण 1960 में ट्राम्बे मुंबई में हुआ, जो 40 मेगावाट का था। और भारत का तीसरा जो परमाणु रिएक्टर था वो जर्लिना था, जिसका निर्माण 1961 मुंबई में हुआ। आगे बात करें तो भारत के अन्य प्रमुख परमाणु रिएक्टर हैं पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3, ध्रुवा, कामनी। ये सभी भारत के अन्य परमाणु रिएक्टर भी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, जो कि आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे परमाणु बम परीक्षण से संबंधित सभी प्रश्न। ठीक है, तो 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने पहला नाभिकीय विस्फोट मैक्सिको के हाइट सैंडर्स में किया था। परमाणु बम का जो आविष्कार ऑटो होन व रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। और विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित हुआ। ठीक है, और भारत का पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में 18 मई 1974 को ऑपरेशन बुद्धा के तहत हुआ, जो 12 किलोटन का था। आगे बात करें हम तो 11 मई व 13 मई 1998 में पोखरण राजस्थान में शक्ति 98 नाम से 3 परमाणु परीक्षण हुए। और शक्ति 98 को सफल बनाने वाले वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम, चिदम्बरम व अनिल काकोदेकर थे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। इसीलिए APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी प्रश्नों को। तो भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग की स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे DRDO भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1958 में किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना विश्व की चौथी बड़ी, जबकि वायुसेना 5वीं बड़ी सेना और नौसेना जो है वो 7वीं सबसे बड़ी सेना है, ये ध्यान रखना है। भारत के प्रमुख प्रक्षेपास्त्र हुए, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो DRDO ने 1983 में समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया? तो 1983 में, जिसके अंतर्गत पृथ्वी, आकाश, नाग व अगिन जैसे मिसाइलों का विकास किया गया। ठीक है, तो हम इम्पोर्टेंट सभी को देखेंगे। त्रिशूल जो है मिसाइल, ये सतह से हवा में मारक प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी रेंज 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है। इसका परीक्षण 1985 में किया गया। दूसरा है आकाश, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। इसे मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है, यह भी ध्यान रखना है। तीसरा है भारत में विकसित प्रथम मिसाइल। ठीक है, भारत में विकसित है, ये ध्यान रखना है। प्रथम मिसाइल क्या है? पृथ्वी है, जिसका विकास 3 चरणों में हुआ है। ठीक है, सतह से सतह कम दूरी मारक बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, 3 कौन कौन से यहाँ देख सकते हैं। पृथ्वी 1 जो 150 किलोमीटर जो थल सेना, और पृथ्वी 2 जो 250 किलोमीटर जो वायुसेना के लिए है, और पृथ्वी 3 जो 350 किलोमीटर नौसेना के लिए है। देखिए, एक है नाग, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग क्या है? एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका प्रथम परीक्षण 1990 में चांदीपुर में हुआ, जिसकी रेंज 4 से 9 किलोमीटर तक है। इसे दागो या भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहते हैं। अगला है धनुष, इसे ज़मीन से ज़मीन में 350 किलोमीटर तक मारक प्रक्षेपास्त्र है। अगला है अस्त्र, यह हवा से हवा में मध्यम दूरी तक मारक प्रक्षेपास्त्र है। अगला है मीटियोर, यह हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। और अगला है सागरिका सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका परीक्षण 2008 में किया गया। आगे बात करें ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र, यह भारत व रूस की संयुक्त परियोजना है, जिसकी प्रथम चरण में मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। इसे दागो व भूल जाओ पद्धति पर विकसित किया गया, जिसका प्रथम परीक्षण 2001 में किया गया। नेक्स्ट है अगिन प्रक्षेपास्त्र, यह भारत की सबसे लंबी दूरी तक सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है, ये ध्यान रखना है, जिसका 5 संस्करण हैं। अगला है अगिन फर्स्ट का परीक्षण सर्वप्रथम 1989 ईस्वी में किया गया, जबकि 2012 में जो 5वां परीक्षण है अगिन 5 का सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट आपके सामने है पिनाका, ये DRDO द्वारा स्वदेशी तकनीकी से विकसित किया गया
किया जाने वाला एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो 44 सेकंड में एक साथ 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है। और इसके मार्क फर्स्ट की अधिकतम रेंज 40 किलोमीटर और मार्क टू की अधिकतम रेंज 65 किलोमीटर तक है। प्रद्युम्न एक इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकता है। तो ये मिसाइल से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग देखेंगे भारत के रक्षा उपक्रम से संबंधित प्रश्न। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या HAL की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। आगे है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है मझगांव डाक लिमिटेड की स्थापना 1960 में मुंबई में हुई, जो भारत में जलपोत निर्माण करने वाला सबसे बड़ा उपक्रम है। ठीक है। अगला है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड की स्थापना 1934 ईस्वी कलकत्ता में हुआ। नेक्स्ट है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की स्थापना 1964 ईस्वी में बेंगलुरु में हुआ। आगे बात करें तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की स्थापना 1970 में हुआ, जिसका मुख्यालय हैदराबाद है। नेक्स्ट है मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में है। INS विक्रांत देश का पहला विमान वाहक पोत था, ये भी ध्यान रखना है। और INS अरिहंत देश में निर्मित पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट थे फैक्ट मैंने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे विज्ञान की शाखाएं से संबंधित प्रश्न को। फर्स्ट है एपीकल्चर जो मधुमक्खियों का अध्ययन है। दूसरा है एनाटॉमी जो शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन है। तीसरा है एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन इसे कहते हैं। चौथा है होलोग्राफी लेजर के माध्यम से त्रिविमीय चित्र बनाने की विधि है। अगला है सेरीकल्चर ये रेशम कीटों का अध्ययन है। नेक्स्ट है पोमोलॉजी ये फलों का अध्ययन है। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी ये हड्डियों का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन है, मत्स्य पालन का। और डेंड्रोलॉजी वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन है। तो सभी इम्पोर्टेंट वही हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अब हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक उपकरण से संबंधित प्रश्न को। तो पहला है अमीटर ये विद्युत धारा के मापने का यंत्र है। दूसरा है अल्टीमीटर ये विमान की ऊंचाई मापने वाला यंत्र है। तीसरा है फायदोमीटर ये समुद्र की गहराई मापक यंत्र है। चौथा है हाइग्रोमीटर ये वायुमंडलीय आर्द्रता मापक यंत्र है। पांचवा है गायरोस्कोप ये घूमती हुई वस्तु की गति का मापक यंत्र है। नेक्स्ट है रेन गेज जो कि वर्षा मापक यंत्र है। आगे बात करें अगला है स्क्रू गेज ये बारीक तारों के व्यास मापक यंत्र है। नेक्स्ट है पायरोमीटर ये दूर स्थित वस्तुओं के ताप मापने वाला यंत्र है। अगला है टेलेक्स ये दो स्थानों के मध्य समाचारों के सीधा प्रसारण कराता है। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर ये जलयानों में लगा समय मापक यंत्र है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण उपकरण देखेंगे जिसके आविष्कारक कौन कौन हैं। तो पहला है स्कूटर जिसके आविष्कारक जी ब्राडशॉ हैं। दूसरा है रिवाल्वर जिसके आविष्कारक सैमुअल कोल्ट हैं। तीसरा है लेसर जिसके आविष्कारक थियोडोर मेमैन हैं। अगला है जेट इंजन जिसके आविष्कारक फ्रैंक व्हिटल हैं। अगला है हेलीकॉप्टर जिसके आविष्कारक आर ममफोर्ड हैं। नेक्स्ट है मोटरसाइकिल जिसके आविष्कारक जी डैमलर हैं। अगला है प्रेशर कुकर जिसके आविष्कारक डेनिस पेपिन हैं। अगला आपके सामने आ गया पेंसिलिन जिसके आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। अगला है लिफ्ट जिसके आविष्कारक एलिसा ओटिस हैं। रेफ्रिजरेटर जिसके आविष्कारक हैरिसन व टिनिंग है। रडार जिसके आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन वाट हैं। टाइपराइटर जिसके आविष्कारक पेलिग्रीन हैरी हैं। वॉशिंग मशीन जिसके आविष्कारक हार्ले मशीन हैं। पनडुब्बी जिसके आविष्कारक डेविड बुशनेल हैं। प्लास्टिक जिसके आविष्कारक अलेक्जेंडर पार्क्स हैं। और प्रिंटिंग प्रेस जिसके आविष्कारक जॉन गुटेनबर्ग हैं। आगे बात करें टेलीफोन तो जिसके आविष्कारक ग्राहम बेल हैं। लाउड स्पीकर हॉरेस शॉर्ट इसके आविष्कारक हैं। स्टील इसके आविष्कारक हेनरी बेसमेर हैं। सीमेंट की बात करें तो जोसेफ आर्गीडन हैं। और ट्रैक्टर की बात करें तो रॉबर्ट फार्मिच हैं। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा से संबंधित फैक्ट को देखें तो भारत का राष्ट्रपति तीनों सेना का क्या होता है सर्वोच्च सेनापति होता है। और भारत की तीनों सेना का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। भारतीय भारतीय सेना जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, यह ध्यान रखना है। तो भारतीय सेना है रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी को जनरल कहा जाता
है। भारतीय थल सेना की बात करेंगे तो भारत थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी जनरल होता है। भारतीय थल सेना को 7 कमांडों में बांटा गया है और 7 कमांड यहाँ देख सकते हैं। उत्तरी कमांड जिसका मुख्यालय उधमपुर, दक्षिणी कमांड जिसका मुख्यालय पुणे और पूर्वी कमांड मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी कमांड जिसका मुख्यालय चंडी मंदिर, 5वीं जो मध्य कमांड है इसका मुख्यालय लखनऊ और दक्षिण कमांड जिसका मुख्यालय जयपुर, 7वीं ट्रेनिंग कमांड जिसका मुख्यालय शिमला है। ठीक है, आगे हम देखेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये खड़गवासला पुणे में स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये देहरादून में स्थित है। नेशनल डिफेंस कॉलेज ये नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में स्थित है और ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल चेन्नई में स्थित है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और भारतीय थल सेना की स्थापना 1895 ईस्वी में की गई थी। अब भारतीय नौसेना से संबंधित फैक्ट को देखेंगे तो जो नौसेना का प्रमुख होता है वो एडमिरल कहते हैं उसे, जबकि कमोडोर अधिकारी ब्रिगेडियर स्तर का होता है। भारतीय थल सेना में कर्नल स्तर के अधिकारी को नौसेना में कैप्टन कहा जाता है और नौसेना के पहले नाम रॉयल इंडियन मरीन था। इसका ध्येय वाक्य सह नौ वरुणा है। आगे बात करें तो भारतीय जल सेना के 3 कमांडों में विभक्त किया गया है, कोची, विशाखापत्तनम और मुंबई। नेवल एकेडमी गोवा में स्थित है। INS चिल्का भुवनेश्वर में स्थित है और नेवल शिपराइट स्कूल विशाखापट्टनम में स्थित है। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत था, जबकि भारत में बनने वाला पहला युद्ध पोत INS नीलगिरी था। अब हम लोग भारतीय वायुसेना से इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे तो वायुसेना के जो प्रमुख को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर के अधिकारी को बिग कमांडर कहते हैं। वायुसेना 7 कमांडों में विभक्त है, जिसमें ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय बंगलुरु में है, जबकि मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो ये हैदराबाद में स्थित है और एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज की बात करें तो कोयम्बटूर में स्थित है और एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर में स्थित है और हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल अवादी में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे भारतीय आंतरिक सुरक्षा एवं अर्धसैनिक बल से संबंधित सभी प्रश्न को। तो भारत में अर्धसैनिक बल जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अर्धसैनिक फोर्स की जो सर्वोच्च अधिकारी को जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो महानिदेशक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे असम राइफल की स्थापना तो 1835 ईस्वी में हुई, जिसका मुख्यालय शिलांग में है। यह फोर्स म्यांमार सीमा व चीन सीमा की रक्षा करती है, जिस कारण इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय रिजर्व पुलिस, जिसे CRPF की स्थापना हुई। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस को हम CRPF भी कहते हैं इंग्लिश में, और ये 1939 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इससे फोर्स को पहले रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, पहले जो इसका नाम था रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। CRPF का कार्य संपूर्ण देश के कानून व्यवस्था कायम रखना। प्रथम अर्धसैनिक बल जिसमें महिलाओं की नियुक्ति की गई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि प्रथम अर्धसैनिक बल क्या है जहां महिलाओं की नियुक्ति हुई, तो CRPF है। आगे बात करें भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे ITB भी कहा जाता है। इसका गठन 1962 ईस्वी में हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल SSB, जिसकी स्थापना 1963 ईस्वी में नेपाल व भूटान सीमा की सुरक्षा के लिए होता है। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना 1965 ईस्वी में देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए हुआ। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा बल, जिसे CISF कहा जाता है। CISF की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसे NSG कमांडो आप सुने होंगे NSG, तो NSG की स्थापना 1984 ईस्वी में आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी करना, जिस कारण इन्हें ब्लैक किट नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है NSG कमांडो की ट्रेनिंग मानसेन हरियाणा में होती है। और राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई, जिसका ध्येय वाक्य एकता और अनुशासन है।
नेक्स्ट आगे बात करें तो भारत में आंतरिक गतिविधियों पर नज़र रखने वाली खुफिया एजेंसी आईबी, जिसे इंटेलिजेंस ब्यूरो कहा जाता है या सूचना ब्यूरो, या गृह मंत्रालय के अधीन होता है। इसकी स्थापना 1887 में हुआ। नेक्स्ट है भारत के बाहरी मामलों पर नज़र रखने वाली खुफिया एजेंसी रा, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जिसकी स्थापना 1968 ईस्वी में हुई। ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल या एनडीआरएफ की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन किया गया, जो गृह मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जांच एजेंसी या एनआईए का गठन 2008-9 में आतंकवाद से लड़ने के लिए किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण विज्ञान एवं पारिस्थितिकी से संबंधित सभी प्रश्न को। ठीक है, तो सबसे पहले पर्यावरण परिदृश्य से देखेंगे तो सभी जीवधारियों या वनस्पतियों के चारों ओर फैले आवरण को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के दो भाग हैं, अजैविक या भौतिक, और दूसरा है जैविक पर्यावरण। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर बात करें तो वनस्पति या जंतु पर्यावरण भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे मानव के पर्यावरण संबंधी अवधारणाएं निम्न है, जिसे नियतिवादी धारणा, संभववादी धारणा और नवनियतवादी धारणा कहा गया है। ठीक है, अब नियतवादी धारणा क्या है तो ये देखना है। निश्चयवाद भी इसे कहते हैं। इसके अनुसार मानव जीवन प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर है, जिसके प्रवर्तक भूगोलविद हेम्बोल्ट व रिटर थे, ये ध्यान रखना है। दूसरा है संभववादी अवधारणा। इसके अनुसार मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया और इसमें हर प्रकार के परिवर्तन कर सकता है, जिसके प्रवर्तक बिडाल, डीला, ब्लास, डिमोजिया आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नवनियतवादी अवधारणा। इसके अनुसार शाश्वत या टिकाऊ विकास की परंपरा विकसित की गई है, जिसके प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर थे। अगला है सतत विकास की अवधारणा। इसके लिए पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में एजेंडा 21 का प्रस्ताव रखा गया। नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 ईस्वी में मूल उद्देश्य सतत विकास था, जिसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। एक पॉइंट याद रखना है कि प्रौद्योगिकी मानव को पर्यावरण का विध्वंसक भी माना जाता है। देखिए, हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित सभी फैक्ट को देखेंगे। तो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी का प्रतिपादन अर्नेस्ट हेकल ने 1869 ईस्वी में किया। जीव समुदाय या वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों को इकोलॉजी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन 1935 ईस्वी में ये जी टेंसले ने किया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करें तो इकोसिस्टम में जीव समुदाय व वातावरण के बीच संबंध के साथ पर्यावरण भी शामिल होता है। इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं, एक जीवीय और एक अजीवीय घटक। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसको भी देख लेंगे कि चूना मिट्टी के उगने वाले पौधों को कैल्सिकोलस कहा जाता है, जो चूना मिट्टी में उगते हैं, और बलुई या रेगिस्तानी मिट्टी में उगने वाले पौधों को मरुद्भिद या जीरोफाइट्स कहा जाता है, और लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को हैलोफाइट्स कहते हैं, और चट्टानों में उगने वाले पौधों को लिथोफाइट्स, और बेकर सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को कर्सोफाइट्स कहते हैं। देखिए, अब हम वन एवं वनीय बायोम से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे विश्व में सर्वाधिक वन तो रूस, ब्राज़ील, कनाडा में है। ठीक है, और सागरीय जीव आवास के आधार पर 3 भागों में विभक्त है। जो सागरीय जीव है ये आवास के आधार पर 3 भागों में विभक्त है। एक है प्लैंकटन, दूसरा नेक्टन, तीसरा बेंथ्स। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे प्लैंकटन। तो ये सागरीय बायोम के प्रकाशित मंडल में रहते हैं, जिसमें हरे फाइटोप्लैंक्टन नामक प्राथमिक उत्पादक पर समस्त सागरीय जीव निर्भर रहते हैं। दूसरा बेंथस, ये सागरीय बायोम के निचले या तलीय क्षेत्र में रहते हैं। ये भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति ब्रिटिश काल में 1894 ईस्वी को, जबकि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1992 में जारी हुई। ध्यान रखना है आपको, जो भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति ब्रिटिश काल में बात करें तो 1894 में, और जब देश आज़ाद हुआ तो पहली जो वन नीति जारी हुई वो 1952 में हुई।
भारत में वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1987 से द्विवार्षिक वन रिपोर्ट जारी करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कब से द्विवार्षिक वन रिपोर्ट जारी करता है? तो 1987 से। आगे 16वीं वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल वन का प्रतिशत 21.67 है, जो विश्व में 10वां स्थान है। भारत में वन का वृक्षादन का प्रतिशत कितना है? 24.56%। सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाली बात करें तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय हैं। सबसे कम वनावरण वाला राज्य बात करें तो हरियाणा और पंजाब है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला राज्य बात करें तो केंद्र वन वाला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप और मिजोरम है। आगे बात करें तो भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति पश्चिम बंगाल व गुजरात में है और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो ये भोपाल में स्थित है। आगे हम लोग बात करेंगे तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में पारित हुआ। ठीक है, और जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। नवीन वन नीति की घोषणा 7 दिसंबर 1988 को हुई और वन महोत्सव की शुरुआत के.एम. मुंशी ने 1950 में की पूरे देश में, और 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। यहाँ देख लेना है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1890 ईस्वी से कलकत्ता में है और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। भारतीय वन अधिनियम 1987 ईस्वी में पारित हुआ था। देखिए, जैव विविधता एवं बायोडाइवर्सिटी से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जंगली व पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की जो बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन 1985 ईस्वी में W.G. रोजेन द्वारा किया गया। और चंदन वृक्ष बात करें सर्वाधिक कर्नाटक में पाए जाते हैं, जबकि पड़ाक वृक्ष अंडमान में पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे हम तो भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र 1986 ईस्वी में नीलगिरी था और जैव मंडलीय क्षेत्र सिमलीपाल उड़ीसा में, जबकि अचानकमार मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, रामसर आर्द्रभूमि संधि फरवरी 1971 ईस्वी ईरान के रामसर शहर में हुआ था, जो 1975 में लागू हुई। ठीक है, और भारत रामसर संधि वाला देशों की सूची में 1982 ईस्वी में शामिल हुआ और 2020 तक भारत के 42 जिले रामसर वेटलैंड हैं। और वर्तमान में कितने रामसर हैं भारत में, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे बता दें आपको कि कोर्टाजोना प्रोटोकॉल 2000 का संबंध जैव विविधता सुरक्षा से संबंधित है। एक पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि थामिन मृग का संबंध लोकटक झील मणिपुर से है, जबकि डोडा नामक पक्षी मॉरिशस से विलुप्त हुआ था। ठीक है, पूछा जा सकता है कि डोडा नामक पक्षी कहाँ से विलुप्त हुआ, तो मॉरिशस से। सर्वाधिक जैव विविधता अगर बात करें तो ब्राज़ील में है, जो कि अमेजन के जंगलों में पाया जाता है। चलिए अब हम विभिन्न प्रदूषण से संबंधित फैक्ट को देखेंगे। तो धान के खेतों में मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है और ऊंचाई में उड़ने वाले वायुयानों से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो ओजोन परत के लिए क्या होती हैं? हानिकारक होती हैं। और सभी वायु प्रदूषकों में सर्वाधिक योगदान कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, जिसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मथुरा तेल शोधक कारखानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह ताजमहल के लिए हानिकारक बनी हुई है। आगे बात करें तो ओजोन परत की वो सर्वाधिक क्षत क्लोरोफ्लोरोकार्बन और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड से पहुंचता है। ओजोन परत को मापने की इकाई जो है डाप्सन है और ओजोन छिद्र सर्वप्रथम 1985 में अंटार्कटिका क्षेत्र में देखा गया। हरित ग्राह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है, उसके बाद मीथेन, CFC और नाइट्रोजन का है। आगे बात करें 2-3 दिसंबर 1984 ईस्वी भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसने पानी के साथ क्रिया की थी। और 1986 ईस्वी को यूक्रेन में
चरनेबिल गैस रिसाव त्रासदी हुआ था, ये भी ध्यान रखना है, जो कि बहुत बड़ा रिसाव था। अम्लीय वर्षा को जल का पीएच मान जो होता है वो 4.5 से कम होता है और सर्वप्रथम अम्ल वर्षा स्वीडन में 1972 को हुई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वायुमंडल में अम्लीय वर्षा का जो कारण है वो SO2 और NO2 है। आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र की स्थापना ओस्लो में की गई, क्योंकि सर्वाधिक अम्ल वर्षा नॉर्वे में होती है। भूमिगत जल के प्रदूषक तत्व आर्सेनिक व फ्लोराइड है, ये भी ध्यान रखना है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में, जिसका नाम 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। पेयजल में कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग और आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैकफुट रोग होता है। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि यूकेलिप्टस को प्रजाति, जिसे सफ़ेदा वृक्ष भी कहा जाता है, इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा गया है। निम्बस 7 उपग्रह ने ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की थी, ये ध्यान रखना है। और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 को, जबकि वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में पारित हुआ। जैव ऑक्सीजन मांग या BOD, ठीक है, और रासायनिक ऑक्सीजन मांग या COD का संबंध किससे है? तो जल की गुणवत्ता से है। अब हम लोग देखेंगे वन जीव एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रश्न। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित हुआ और संशोधन 1991 में हुआ। भारतीय वन जीव बोर्ड की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आगे बात करें तो राष्ट्रीय उद्यानों में कटाई, चराई व आवासों के नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि को करना प्रतिबंधित है और उद्यानों की व्यवस्थापना केंद्र सरकार वन जीवों के लिए सुरक्षित आवास बनाने के तहत करती है, ये ध्यान रखना है। ये सब काम राष्ट्रीय उद्यान में है, ये नहीं कि आप जाके वहाँ काट लीजिए, किसी चीज़ को आप यूज कर लीजिए, बेच लीजिए, ये सब आप अपने जानवर को वहाँ पे लेकर जाके चरवा समझ लें, ये सब राष्ट्रीय उद्यान में आप नहीं कर सकते हैं, प्रतिबंधित है और इसकी सुरक्षा केंद्र सरकार करती है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय अभयारण्यों में जंगली उत्पाद एकत्र करने वाले वृक्षों के घास की सीमित कटाई तक छोड़ दी जाती है। ठीक है, और विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान योलो नेशनल पार्क 1872 अमेरिका में था। और भारत की बात करें तो भारत में लगभग 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं और सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। भारत के कुछ इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हम देख लेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कार्बेट नेशनल पार्क 1936 ईस्वी उत्तराखंड में हुआ, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। और भारत का जो सबसे बड़ा है राष्ट्रीय उद्यान वो हेमिस नेशनल पार्क है, जो लेह लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन, जो कि अंडमान में है। और मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। आगे बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और जीवाश्म नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, फेसिल नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। दाची गम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में और हंगुल मृग हेतु प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है दाची गम नेशनल पार्क कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। और हंगुल मृग के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो दाची गम। काजीरंगा नेशनल ये असम में है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करें तो केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में साइबेरिया सारस के लिए प्रसिद्ध है, जो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर मैंने आपसे बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, साइबेरिया सारस के लिए। और एक है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। गुंडी नेशनल पार्क व मुकुथ्री नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। नामेरी नेशनल पार्क व मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है। पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र में और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। आगे बात करेंगे वन्यजीव विहार से संबंधित प्रश्न। तो नल सरोवर अभयारण्य गुजरात के जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य व सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक में है। घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। अबोहर पंजाब में है। पखुई वन्यजीव विहार
अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कुगटी वन्यजीव विहार हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और आगे बात करें मालन पशु विहार पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। सीता नदी वन्यजीव विहार छत्तीसगढ़ में स्थित है। और शिकारी देवी वन्यजीव विहार हिमाचल प्रदेश में मंडी में स्थित है। गर्म पानी वन्यजीव विहार असम में स्थित है। आगे बात करेंगे हम कर्नाटक में चिपको आंदोलन के रूप में एपिको आंदोलन चलाने का श्रेय पांडुरंग हेगड़े को जाता है, ये ध्यान रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। ठीक है। नेक्स्ट है चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण क्षेत्र में 1982 ईस्वी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। उत्तर प्रदेश के राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने गेहूं की मैक्सिकन बोनी किस्में विकसित की। और विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार 1987 ईस्वी में एम.एस. स्वामीनाथन को मिला था। आगे बात करें मेघा पाटकर, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी। यहाँ ध्यान रखना है आपको कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व शाकाहार दिवस 1 अक्टूबर को मनाते हैं। आगे है एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। विश्व का वृक्ष मानव रिचर्ड जॉब बेकर को कहा जाता है। भारत का वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है। ठीक है। और वन्यजीव अभयारण्य बनाने का आदेश देने वाला प्रथम शासक कौन था? अशोक था। भारत में पर्यावरण विभाग का गठन 1980 ईस्वी में हुआ, जबकि केंद्र में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में हुआ। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन अक्टूबर 2010 में हुआ। आगे बात करें हम लोग तो अक्टूबर 2010 में हाथी राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित हुआ। और 2015 में सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य घोषित हुआ। नेक्स्ट है सर्वप्रथम कार्बन टैक्स लगाने वाला देश फिनलैंड था। नेक्स्ट है एक कार्बन क्रेडिट जो होता है वो 1000 kg CO2 के बराबर होता है। ठीक है। खोसला समिति का संबंध सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। और इको मार्क की बात करें तो यह पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल उत्पादों के लिए 1991 ईस्वी से दिया गया, जिसका चिन्ह मिट्टी का घड़ा है। ग्लोबल वार्मिंग नाम 1970 ईस्वी में वालेस ब्रोकर ने दिया। और आगे बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार CO2 है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है। IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है और गुलाबी पन्नों की होती है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। और रेड डाटा बुक में अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है तो इसमें जो विलुप्त पक्षी जानवर हैं उनका नाम रखा जाता है। राजस्थान की बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्रण का महत्व दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे तो केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर बरेली में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में है। और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारत में गिब्बन नामक प्रजाति के कपी पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। गिब्बन नामक प्रजाति के कपी पाए जाते हैं। और पेंगुइन नामक पक्षी अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी केरल में पाई जाती है। वह टाइलर पुरस्कार पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। कई बार पूछा गया है कि टाइलर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो पर्यावरण क्षेत्र से। देखिए मैं तेज़ी से बता रहा हूँ क्योंकि हमारी जस्ट ड्यूटी है और मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रतिपादन एडवर्ड सोयस ने किया। आगे बात करें तो भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, जबकि भारत का पहला तितली उद्यान बन्नेर घाट है। और जैविक उद्यान जो है बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय वन सेवा की स्थापना 1966 में हुई। पर्यावरण सुरक्षा विधेयक को अम्ब्रेला विधेयक नाम से जानते हैं। वह ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण को कम करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अगला है इंद्रधनुषी देश दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। और उत्तरी चीन में कोहरे के कारण 5 सूर्य दिखाई देते हैं, जिसे सन डाग भी कहा जाता है। तो दोस्त ये थे इम्पोर्टेंट आज की महत्वपूर्ण क्लास, जो इसमें मैंने काफ़ी टॉपिक को कंप्लीट किया। इसी तरह मेरी 5 वीडियो आएगी और आपने 5 वीडियो को देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको हर टाइप के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और आप पेपर में सभी को कवर करके आ जाएंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है।
मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।